हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो अभी हमने पढ़ लिया था यहाँ तक। ठीक है, अभी जस्ट पहले जो क्लास हुई थी उसमें हमने पढ़ लिया था, गोल रंध्र पढ़ लिया था जिसको हम सिंक होल बोलते हैं। इसके अलावा हमने विलियन रंध्र पढ़ लिया था। ठीक है, और दो लाइन के बारे में पढ़ लिया था और ध्वस्त रंध्र के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम बिल्कुल आगे करते हैं कंटिन्यू। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, बहुत शानदार रहने वाला है। कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा बिल्कुल फुल डिटेल के साथ। ठीक है, और बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो हम थोड़ा सा एक कदम आगे की ओर चलते हैं और आपको लेके चलते हैं एक नए टॉपिक की ओर। टॉपिक तो वही रहेगा, भूमिगत जल। और अब हम पढ़ते हैं कास्ट झील, जिसको कास्ट लेक बोलते हैं। ठीक है, तो ये शब्द याद करने में तो कोई बड़ा इशू है नहीं, क्योंकि कास्ट झील कास्ट लेक बात एक ही है। ठीक है, दो लाइन में जल के जमा हो जाने के कारण छोटी छोटी झीलों का निर्माण हो जाता है, जिन्हें कास्ट झील कहते हैं। ठीक है, दो लाइन में, ध्यान रखना, दो लाइन शब्द सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पर। ठीक है, कि दो लाइन में जल के जमा हो जाने के कारण छोटी छोटी झीलों का निर्माण होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? कास्ट झील कहते हैं। क्या कहते हैं? कास्ट झील कहते हैं। दोबारा से सुन लो, दो लाइन में जल के जमा हो जाने के कारण छोटी छोटी झीलों का निर्माण होता है, जिन्हें हम कास्ट झील कहते हैं। क्या कहते हैं? कास्ट झील। दो कदम आगे की ओर चलते हैं और हम पढ़ते हैं कास्ट खिड़की, कास्ट विंडो। ठीक है, दो लाइन या विलियन रंध्र की ऊपरी सतह के, ध्यान से पढ़ना, लाइन को पढ़ोगे तब ही समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रही है ये लाइन। बाकी मैं डायग्राम से भी समझा दूंगा। दो लाइन या विलियन रंध्र की ऊपरी सतह के ध्वस्त हो जाने से वृहद छिद्र का निर्माण होता है तथा जब उसका ऊपरी भाग खुला होता है तो उसे कास्ट खिड़की कहते हैं। दोबारा से ध्यान से सुन लो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, कि दो लाइन या विलियन रंध्र की ऊपरी सतह के ध्वस्त हो जाने से एक वृहद छिद्र का निर्माण होता है तथा जब उसका ऊपरी भाग खुला होता है तो उसे कास्ट खिड़की कहते हैं। ठीक है, मैं समझाता हूँ। सपोज डैट ये हमारा दो लाइन है। ठीक है, और इसके ऊपर ये क्या है? ऊपरी सतह। ठीक है, क्या ये इसके ऊपर ऊपरी सतह है, और जब इसका ये भाग नीचे ध्वस्त हो जाता है, क्या हो जाता है? इसकी जब ऊपरी सतह नीचे ध्वस्त हो जाती है, इसकी जब ऊपरी सतह नीचे से धंसकर इस तरीके से नीचे धंस जाती है, तो क्या होता है? एक वृहद आकार के छिद्र का निर्माण होता है। और जब इस छिद्र का ये ऊपरी भाग हट जाता है, ये खुला हो जाता है, मतलब ये जो ऊपरी भाग है वो क्या हो जाता है? हट जाता है, खुला हो जाता है। तो अब इसको क्या कहेंगे हम? तो इसको क्या कहेंगे मेरे प्यारे साथियों? इसको कास्ट खिड़की कहेंगे। क्या कहेंगे? कास्ट खिड़की कहेंगे। समझ में आ गई कि कास्ट खिड़की क्या होता है? ठीक है, ये होता है कास्ट खिड़की। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं यू वाला। यू वाला क्या होता है? यहाँ से बहुत सारी बार पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि यू वाला क्या होता है, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे यू वाला के बारे में। सबसे पहले यू वाला, देखो इसका उपनाम देखा जाए तो इसको सकुंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैकुंड। यू वाला का दूसरा नाम है सैकुंड। कई दो लाइनों के मिलने से निर्मित वृत्ताकार गर्त को यू वाला कहते हैं। कि जब बहुत सारे दो लाइन आपस में मिल जाते हैं, तो एक वृहद आकार, एक बड़े आकार के गर्त का निर्माण करते हैं, जिसे हम अपनी भाषा में यू वाला कहते हैं। क्या कहते हैं? यू वाला कहते हैं। जब बहुत सारे दो लाइन आपस में मिल जाते हैं, क्या होते हैं? जब बहुत सारे दो लाइन आपस में मिल जाते हैं तो एक वृहद आकार के, एक बहुत बड़े आकार के, अब ये आपस में मिलेंगे कैसे, मैं मिला के दिखाता हूँ इनको प्यारे साथियों। जब ये बहुत सारे दो लाइन हैं और जब ये इनका बीच का भाग हट जाएगा,
इस तरीके से इनका बीच का भाग हट जाएगा तो ये क्या बन गया, एक विस्तृत आकार का या वृत्त आकार का एक गर्त बन गया। और इस वृत्त आकार के गर्त को हम क्या कहेंगे, युवाला कहेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आपको, बिल्कुल सिंपल सी बात थी। फिर आगे बढ़ते हैं आगे की ओर। देखो इसका निर्माण भी किसके कारण हो रहा है, वही गोलीकरण के कारण हो रहा है। किसके कारण, गोलीकरण के कारण। असंख्यक गोल रंध्र भी विस्तार के कारण परस्पर मिलकर युवाला का निर्माण करते हैं। ये ध्यान में रखना, चाहे गोल रंध्र हो, चाहे विलयन रंध्र हो, चाहे डोलाइन हो, ध्यान रखना जो युवाला है एक विस्तृत आकार का गर्त है जो असंख्यक गोल रंध्रों से मिलकर बना होता है, जो अधिक संख्या में विलयन रंध्रों से मिलकर बना होता है, जो कई युवालों से मिलकर बना होता है। अब आप यहाँ पर समझ गए होंगे, एक जगह मैंने असंख्यक गोल रंध्र, बहुत सारे विलयन रंध्र और कई डोलाइन, इन 3 अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया है। एक जगह असंख्यक, एक जगह बहुत सारे, एक जगह कई। तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि एक डोलाइन में बहुत सारे गोल रंध्र मिले रहते हैं। जब बहुत सारे गोल रंध्र आपस में मिलते हैं तो उससे क्या बनता है, एक डोलाइन बनता है। ठीक है, तो इसमें कोई इशू नहीं है, पेपर में कैसे भी आ जाए। ध्यान रखना जो डोलाइन है वो एक विस्तृत आकार का गर्त है जो कई विलयन रंध्रों, युवाला, जो युवाला है एक विस्तृत आकार का गर्त है जो बहुत सारे गोल रंध्र, बहुत सारे विलयन रंध्र और कई डोलाइन, इन सभी से मिलकर बना होता है। ठीक है, जब एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। ये क्या है, हमारे बहुत सारे क्या है, ये हमारे बहुत सारे क्या हैं, सपोज दैट गोल रंध्र हैं। जब ये गोल रंध्र आपस में मिलेंगे बहुत सारे, यहाँ पर अधिक संख्या होगी गोल रंध्रों की। ठीक है, इस तरीके से असंख्या बहुत सारे गोल रंध्र आपस में मिलकर क्या कर रहे हैं, ये बहुत सारे डोलाइन वो गोल रंध्र। जब ये बहुत सारे गोल रंध्र आपस में मिल जाएंगे, क्या होंगे, आपस में मिल जाएंगे, तो क्या होगा भाई साहब, तो क्या होगा, एक विस्तृत गर्त का निर्माण होगा। वहीं दूसरी साइड यदि बहुत सारे विलयन रंध्र क्या होते हैं, आकार में थोड़े बड़े होते हैं, क्योंकि विलयन रंध्र बहुत सारे गोल रंध्रों से मिलकर बने होते हैं। तो इस सारे जब बहुत सारे विलयन रंध्र आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, तो एक युवाला का निर्माण होता है। ठीक है, और यदि जब बहुत सारे डोलाइन आपस में मिलते हैं, इस तरीके से ये बहुत सारे डोलाइन आपस में या कुछ डोलाइन आपस में मिलते हैं तो उससे क्या होता है, युवाला का निर्माण होता है। तो ये होता है पूरा सीक्वेंस। तो यहाँ पर कुछ समझने का नहीं है, केवल ध्यान में रखना है। और इसका निर्माण भी वही गोलीकरण के कारण होता है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे ये वाली बात, इसमें ये वाली बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी ध्यान में रखना है आपको। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आएगी मैं बताऊँगा। गोलीकरण के कारण इसका निर्माण होता है। असंख्यक गोल रंध्र भी विस्तार के कारण परस्पर मिलकर युवाला का निर्माण करते हैं। इन्हें संयुक्त या मिश्रित गोल रंध्र कंपाउंड सिंक होल भी कहा जाता है। ठीक है, जब असंख्यक गोल रंध्र आपस में मिलते हैं तो युवाला का निर्माण करते हैं और इसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त या मिश्रित गोल रंध्र कहते हैं। ठीक है, 2 शब्द आगे देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ, इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, छोटे छोटे युवाला को जामा कहते हैं। जो युवाला छोटा आकार का होता है ना, छोटे आकार के युवाला को क्या कहते हैं, जामा कहते हैं। युवाला की तली प्राय कांप मिट्टी का निक्षेप होता है। जो युवाला की जो तली है, सपोज दैट हमारा ये एक युवाला है। ठीक है, ये हमारा एक युवाला है। इसकी जो ये तली है, ये किससे बनी होती है, कांप मिट्टी से बनी होती है। किससे, कांप मिट्टी से। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम बढ़ते हैं पोलिये पर, कि पोलिये क्या होता है ये मैं बता देता हूँ आपको प्यारे साथियों। देखो, पोलिये या पोलजे दोनों नाम एक हैं। पहले तो ये ध्यान में रख लो कि पोलिये और पोलजे दोनों नाम एक हैं। ठीक है, और पोलिये और पोलजे को क्या कहते हैं, राजकुंड कहते हैं। क्या ध्यान रखना है, पोलिये
पोलजे, दोनों एक ही नाम है। पोलिये और पोलजे का उपनाम क्या है? राजकुंड। जैसे युवाला को सैकुंड बोलते हैं, वैसे ही पोलिये और पोलजे को राजकुंड कहते हैं। अब आओ थोड़ा आगे, युवाला से भी विस्तृत गर्त को पोलिये कहते हैं। युवाला के विस्तृत आकार को, युवाला के विस्तृत आकार को पोलिये कहते हैं। इसका निर्माण गोलीकरण के द्वारा होता है। पोलिये का निर्माण भी कैसे हो रहा है? गोलीकरण के द्वारा हो रहा है। पश्चिमी बाल्कन क्षेत्र, यूरोप के पश्चिमी बाल्कन क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तृत पोलिये कौन सा है? लिव्नोपोलिये है। तो क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि विस्तृत आकार का पोलिये कौन सा है? तो सबसे विस्तृत आकार का पोलिये है लिव्नोपोलिये। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है कि लिव्नोपोलिये कहाँ पर है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, ये तो बाई चांस ही पूछेगा कि सबसे विस्तृत आकार का पोलिये कौन सा है। बाकी ये क्वेश्चन 100% पूछ सकता है कि लिव्नोपोलिये कहाँ पर पाया जाता है। तो लिव्नोपोलिये पश्चिमी बाल्कन क्षेत्र यूरोप में पाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ शानदार तरीके से पढ़ना है, चित्त को शांत रखकर। अब ये मैंने इस डायग्राम से सारी बातें बता दी, कौन सा पोलिये है, कौन सा घोलरंध्र है, कौन सा विलयन रंध्र है। ठीक है, देखो सबसे छोटे आकार का है घोलरंध्र, उससे बड़े आकार का है विलयन रंध्र, इससे बड़े आकार का है डोलाइन, इससे बड़े आकार का है युवाला और सबसे बड़े आकार का है पोलजे। सबसे छोटा आकार का 1 नंबर पर घोलरंध्र, उससे बड़े आकार का 2 नंबर पर विलयन रंध्र, इससे बड़े आकार का 3 नंबर पर डोलाइन, इससे बड़े आकार का 4 नंबर पर युवाला और सबसे बड़े आकार का 5 नंबर पर पोलजे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछता है भाई साहब, बताऊंगा अभी कैसे पूछता है। 1 मिनट ये शब्द और पढ़ो। भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ सामान्यतः चूना पत्थर क्षेत्र से संबंध रखती हैं। ये आपको ध्यान में रखना है अच्छे से कि भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ सामान्यतः चूना पत्थर क्षेत्र से संबंध रखती हैं। कौन से क्षेत्र से? चूना पत्थर क्षेत्र से। अब देखो यहाँ पर भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का आकार के आधार पर आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब होता है आकार के आधार पर बढ़ता क्रम। सबसे छोटे आकार का होता है घोलरंध्र, घोलरंध्र से बड़े आकार का होता है विलयन रंध्र, विलयन रंध्र से बड़े आकार का होता है डोलाइन, डोलाइन से बड़े आकार का होता है युवाला, युवाला से बड़े आकार का होता है ऐसे होगा ये, युवाला से बड़े आकार का होता है पोलजे। सबसे छोटा आकार का घोलरंध्र, घोलरंध्र से बड़े आकार का विलयन रंध्र, विलयन रंध्र से बड़े आकार का डोलाइन, डोलाइन से बड़े आकार का युवाला, युवाला से बड़े आकार का पोलजे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पोलजे में आपको ऐसे निशान बनाना है, ऐसा, कैसा? ऐसा निशान बनाना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे बड़े आकार का पोलजे, फिर युवाला, फिर डोलाइन, विलयन रंध्र और सबसे छोटे आकार का घोलरंध्र। ये रहा आकार का बढ़ता क्रम। फिर थोड़ा आगे बढ़ो, धस्ती निवेशिका। ये क्या होती है भाई? धस्ती निवेशिका ये क्या होती है? बहुत सिंपल सी बात है, मस्त तरीके से समझ में आ जाएगी, टेंशन नहीं लेने का। सिंक क्रैक, कास्ट मैदान की ऊपरी सतह पर इतने अधिक घोलरंध्र होते हैं, कास्ट मैदान की ऊपरी सतह पर इतने अधिक घोलरंध्र होते हैं कि समूची सतह एक छलनी के समान दिखती है और इन छिद्रों के माध्यम से नदी का जल नीचे चला जाता है, तो उसे धस्ती निवेशिका या धस्ती सरिता कहते हैं। ठीक है, दोबारा से पढ़ो, लाइनों को पढ़ोगे सबको समझ में आ जाएगा। दोबारा से पढ़ो, कास्ट मैदान में, कास्ट मैदान की ऊपरी सतह पर इतने अधिक घोलरंध्र होते हैं कि समूची सतह एक छलनी के समान दिखती है। इन छिद्रों के माध्यम से नदी का जल नीचे चला जाता है, तो इसे धस्ती निवेशिका या सरिता कहते हैं।
ठीक है, कि कास्ट मैदान की जो ऊपरी सतह है वहाँ पर इतने ज़्यादा घोल रंध्र पाए जाते हैं कि जो पूरी सतह है वो एक छलनी के समान दिखाई देती है, और जो नदी का जल होता है वो उन छिद्रों के माध्यम से नीचे चला जाता है, और उसे क्या कहते हैं हम, धस्ती नवेशिका कहते हैं या धस्ती सरिता कहते हैं। फिर आगे आओ, सिंक। सिंक क्या होता है? जिस बिंदु पर जल नीचे प्रविष्ट होता है उसे सिंक कहते हैं। सिंक क्या होता है कि जिस बिंदु से जल नीचे घुसता है, जिस बिंदु से जल नीचे प्रविष्ट होता है, जिस बिंदु से जल नीचे प्रवेश करता है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? सिंक कहते हैं। नदी का जल प्राय विलयन छिद्र से ही अदृश्य होता है। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है, बाकी घोल रंध्र से भी अदृश्य होता है नदी का जल, लेकिन विलयन रंध्र से ज़्यादा होता है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से छिद्र से नदी का जल अदृश्य होता है? तो यहाँ पर आएगा विलयन रंध्र। कौन से विलयन रंध्र से। अब भाई आगे देखो, अंधी घाटी, ब्लाइंड वैली। देखो, एक लटकती घाटी होती है, एक अंधी घाटी होती है। अंधी घाटी का निर्माण भूमिगत जल द्वारा होता है, लटकती घाटी का निर्माण हिमानी द्वारा होता है। चूना पत्थर के क्षेत्र में धरातल पर बहने वाली नदियां जब रंध्रों में प्रवेश कर जाती हैं, चूना पत्थर के क्षेत्रों में धरातल पर बहने वाली नदियां जब रंध्रों में प्रवेश कर जाती हैं तो आगे वाली शेष नदी का भाग शुष्क रहता है। इस शुष्क भाग को अंधी घाटी कहते हैं। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। चूना पत्थर के क्षेत्र में धरातल पर बहने वाली नदियां जब रंध्रों में प्रवेश कर जाती हैं तो आगे वाली शेष नदी का भाग शुष्क रहता है, और इस शुष्क भाग को अंधी घाटी कहते हैं। ठीक है, डायग्राम से समझा देता हूँ। ये हमारी कोई नदी है, यहाँ से बह रही है, वो इस तरीके से बह रही है। ठीक है, और ये इस तरीके से बहती हुई जा रही है नदी आगे की ओर। अचानक क्या हुआ, यहाँ पर क्या है, एक विलयन रंध्र है। यहाँ पर क्या है, एक विलयन रंध्र है, और इस नदी का जो पूरा जल है वो क्या हुआ भाई साहब, इस विलयन रंध्र में आकर क्या हो गया, समाहित होने लग गया। ठीक है, क्या होने लग गया, इस विलयन रंध्र में आकर नीचे समाहित होने लग गया। और भाई साहब इस नदी का जो आगे का भाग था वो क्या रह गया, शुष्क रह गया, खाली रह गया। ये वाला भाग कैसा रह गया, बिल्कुल शुष्क रह गया, खाली रह गया, इसमें नदी का जल नहीं आ रहा है। तो ये जो शुष्क घाटी है इसी को क्या कहते हैं, अंधी घाटी कहते हैं। और जो ये वाला भाग है, जो ये वाला भाग है, इसको क्या कहते हैं, धस्ती निवेशिका। ठीक है, उसके बाद हम देखें कास्ट घाटी या घोल घाटी। कास्ट घाटी या गोल घाटी, इसको भी पढ़ लो प्यारे साथियों, काम की बात है ये भी। देखो, कास्ट घाटी या घोल घाटी समझाता हूँ। पृष्ठीय नदियाँ द्वारा, कास्ट घाटी या घोल घाटी पृष्ठीय नदियों द्वारा निर्मित चौड़ी तथा यू आकार की घाटी को कास्ट घाटी या घोल घाटी कहते हैं। कि पृष्ठीय नदियों के द्वारा निर्मित चौड़ी तथा यू आकार की घाटी को कास्ट घाटी या घोल घाटी कहते हैं। दोबारा से सुन लो, पृष्ठीय नदियों द्वारा निर्मित चौड़ी तथा यू आकार की घाटी को कास्ट घाटी या घोल घाटी कहते हैं। फिर थोड़ा आगे बढ़ो, यहाँ पर हम पढ़ते हैं कंदरा या गुफा के बारे में। कंदरा या गुफा, इसके बारे में पढ़ लो प्यारे साथियों कि कंदरा या गुफा क्या होता है, कैवेज और। ठीक है, कंदरा या गुफा, यह धरातल के नीचे एक खोखली आकृति है जिसका निर्माण भूमिगत जल की घुलन क्रिया एवं अपघर्षण के फलस्वरूप होता है। कंदरा या गुफा क्या होती है, यह धरातल के नीचे एक खोखली आकृति है जिसका निर्माण भूमिगत जल की घुलन क्रिया एवं अपघर्षण के फलस्वरूप होता है। ठीक है, मैं समझाता हूँ आपको। ये हमारा क्या है, सपोज दैट धरातल है। ठीक है, ये क्या है, हमारा धरातल है। ठीक है, इस धरातल के नीचे, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, और ये पृथ्वी का क्या है, धरातल हो गया, ऊपर का भाग, ये क्या हो गया, धरातल है। तो इस धरातल के नीचे जो खोखली, क्या, जो खोखली घाटी है, ये क्या हो गई, खोखली घाटी।
तो धरातल के नीचे जो खोखली घाटी है, इस खोखली घाटी को ही क्या कहते हैं, कंदरा या गुफा कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी के धरातल के नीचे स्थित खोखली जगह को या खोखले स्थान को या खोखली घाटी को कंदरा या गुफा कहते हैं। आपको भी पता होती है गुफा कैसी होती है, गुफा बिल्कुल खाली स्थान होता है पृथ्वी के अंदर। क्या होता है, खाली स्थान, ऐसे इस तरीके से। आपने देखा होगा बहुत सारे महाराजों की गुफा, उसमें हम जब चेहरा अंदर डाल के देखते हैं तो इस तरीके से अंदर गुफा होती है खाली। ठीक है, ये उसका गेट है, यहाँ से ये अंदर गुफा प्रवेश कर रही है। ठीक है, तो देखो इस खोखली गुफा का निर्माण या कंदरा का निर्माण कैसे होता है, तो कंदरा या गुफा का निर्माण होता है गुलन क्रिया या अपघर्षण द्वारा। किसके द्वारा, गुलन क्रिया तथा अपघर्षण द्वारा। यदि इसके एग्जाम्पल देखे जाएं तो अमेरिका की कार्लसबाद कंदरा, अमेरिका की कार्लसबाद कंदरा, मैमथ कंदरा। अमेरिका की दो कंदराएं हैं, एक कार्लसबाद कंदरा है, दूसरा मैमथ कंदरा है। दोबारा से ध्यान रखना, अमेरिका में दो प्रसिद्ध कंदरा है, एक का नाम कार्लसबाद है, दूसरी का मैमथ है। उसके बाद बात की जाए भारत के देहरादून में भी एक कंदरा है। बिहार के रोहतास पठार की गुप्तधाम कंदरा। ठीक है, बिहार में रोहतास का पठार है, कौन सा है, रोहतास का पठार है, और वहाँ पर गुप्तधाम नाम से एक कंदरा है। भारत के देहरादून में कंदरा है। अमेरिका में दो प्रसिद्ध कंदरा है, एक का नाम कार्लसबाद कंदरा है, दूसरे का मैमथ कंदरा है। अब हम बात करते हैं कंदरा की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। किसकी, कंदरा एवं गुफा की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। किससे संबंधित, कंदरा की उत्पत्ति या गुफा की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। तो चलो साथियों ये भी देख लेते हैं। तो ये कुछ सिद्धांत है जो कंदरा और गुफा की उत्पत्ति से संबंधित है। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-4 लाइन खींच लो, बहुत अति महत्वपूर्ण है, नेट जेआरएफ के लिए भी, कॉलेज लेक्चरर के लिए भी। अपघर्षण सिद्धांत किसने दिया, मेलेट महोदय ने दिया। द्विचक्कर सिद्धांत डेविस महोदय ने दिया। भौम जल स्तर सिद्धांत स्विनटन ने दिया, स्विनटन ने दिया। स्थैतिक जल मंडल गार्डनर ने दिया। अपघर्षण सिद्धांत मेलेट महोदय ने दिया। द्विचक्कर डेविस महोदय ने दिया। स्थैतिक जल मंडल गार्डनर ने दिया। भौम जल स्तर सिद्धांत स्विनटन ने दिया। किसने, स्विनटन ने। तो इन चारों सिद्धांतों को अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये होती है, इसी के साथ हमारी देखो इस तरीके से होती है ये कंदरा, इस तरीके से एक गुफानुमा आकृति है। ठीक है, इस तरीके से जो एक गुफानुमा आकृति है ये कंदरा है, और इसके जो ये वाले भाग है, जो ये बाजुओं के रूप में ये वाले भाग हैं, ये क्या है, पौनार है। ठीक है, ये पौनार है, और बाकी का जो ये वाला भाग है ये क्या है प्यारे साथियों, ये कंदरा है। तो रेड कलर वाला कंदरा है और ग्रीन कलर वाला पौनार है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, ये कंदरा है, ये पौनार है। ठीक है जी, तो इसी के साथ हमारे भूमिगत जल द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ कंप्लीट होती हैं। एक पौनार बची हुई है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा, जब भूमिगत जल द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थलाकृति पढ़ाऊंगा। और अब हमें सीरियस होकर तैयारी करनी है, ज़बरदस्त तरीके से 1-1.5 महीने में जो कुछ करना है वो करना है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।